Dear aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 4 in which we have a topic ology. Ology which is in itself a word root and that means a science or branch of knowledge or a branch of learning. आज एक बार फिर इस लेक्चर में हम बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं और हम स्टडी करने जा रहे हैं उन सारे वर्ड्स की जो ओलॉजी बेस्ड हैं। ओलॉजी एक सफिक्स है जो किसी भी ब्रांच के बाद हम लगाते हैं और उसको स्टडी की फील्ड से जोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह के सभी लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए बिना समय नष्ट किए हम चलते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ, जो कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करना सीखते हैं और हम एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनते हैं कि कैसे कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया जाए। आइए जानते हैं वह ब्रांच ऑफ साइंस कौन सी है। वह ब्रांच ऑफ साइंस है कॉस्मेटोलॉजी, और जिसका प्रोनाउंसिएशन आपके सामने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। आइए पहले स्पेलिंग देख लेते हैं। COSMETOLOGY, कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको याद करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स। और कॉस्मेटिक्स क्या है, जिसे आप सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं, और सुंदरता से रिलेटेड जो आपका स्टफ है, जो मेकअप से रिलेटेड आपके आइटम्स हैं, वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हम सीखते हैं कि किस तरह का मेकअप कब किया जाए और किस तरह की स्किन पर क्या यूज़ किया जाए। जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं और ब्यूटिशियन का वर्क आप करते हैं तो आपको कॉस्मेटोलॉजी से काम पड़ता है। तो ये आर्ट है, और एक ऐसा आर्ट जिसके अंदर आप कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करना सीखते हैं। तो ये हुआ कॉस्मेटोलॉजी। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है ORNITHOLOGY, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑर्निथोलॉजी। इसको हम गलत तरीके से तोड़ते हैं और हम इसको पढ़ते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसको 2 पार्ट्स में ना तोड़ करके आप इस तरह से बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी क्या है? ये जूलॉजी का एक पार्ट है। ये स्टडी करता है बर्ड्स की, और बर्ड्स की स्टडी में कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं ये आप समझ लीजिए। जब आप बर्ड्स की स्टडी करते हैं तो ये उनकी फिजियोलॉजी, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के, उनके क्लासिफिकेशन और किस तरह के वातावरण में, इकोलॉजी में वह रहते हैं और उनका बिहेवियर किस तरह का होता है को लेकर आप स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद करना है कि ऑर्निथोलॉजी जो वर्ड है वह जूलॉजी से रिलेटेड है, और ये कैसे बर्ड से हम जोड़कर याद रख सकें। तो और को आप बर्ड से कैसे जोड़ें? देखिए, बर्ड्स में पर होते हैं, और पर और बर, तो बर और पर दोनों को आप जोड़ें तो बर्ड से पर आएगा, पर पक्षियों में होते हैं। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं ऑर्निथोलॉजी। डियर एस्पायरेंट्स, अब आप आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 पर दी गई जो ब्रांच ऑफ साइंस है वह है फ्रेसियोलॉजी। अब ये फ्रेसियोलॉजी क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसकी स्पेलिंग है PHRASEOLOGY, जो कि फ्रेज से बनी है, फ्रेज और ओलॉजी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है फ्रेजोलॉजी नहीं, बल्कि फ्रेजियोलॉजी, फ्रेसियोलॉजी। तो फ्रेसियोलॉजी क्या करती है? इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वर्ड्स की और फ्रेजेस की। वर्ड्स और फ्रेजेस का कैसे यूज़ किया जाए अपनी स्पीच में और अपनी राइटिंग स्टाइल में, इसका अध्ययन हम फ्रेसियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसका दूसरा रूप जो आप समझ सकते हैं वह यह है अ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। आपको पता चल गया होगा फ्रेसियोलॉजी क्या है। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष, कोई समाज का ग्रुप, कोई रीजन किन शब्दों का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। आपने कभी कभी सुना होगा तकिया कलाम,
हो सकता है आप इस फ्रेज से वाकिफ ना हो। ये वे वर्ड्स हैं जो कि कोई बोलने वाला आवश्यक तौर से या अनावश्यक तौर से इसका बार बार रेपिटेशन करता है। तो इसके अंदर हम उन वर्ड्स की स्टडी करते हैं जो इस तरह से रिपीट किए जाते हैं या कोई समाज का विशेष हिस्सा या कोई विशेष व्यक्ति इसका यूज़ करता है। तो इस तरह से हमने पाया कि वर्ड्स और फ्रेजेस के यूज़ की जो स्टडी है वो फ्रेसियोलॉजी के अंदर की जाती है। पॉइंट नंबर 4 पर एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो है किनेसियोलॉजी, KINESIOLOGY। किनेसियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जब गति करते हैं तो उनके जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, हाथों का हिलना, पैरों का हिलना, लेग्स का आगे पीछे होना, इस सब की स्टडी हम करते हैं इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर। इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने आपको ग्रीन कलर में दी हुई है। इसको आप कहेंगे किनेसियोलॉजी। तो अब इसको याद कैसे करें कि ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, तो आप इसके जो बिगिनिंग के 4 लेटर्स हैं KINE को आप जोड़ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी जब होती है तो सीधी सी बात है कि मोमेंट्स होते हैं, तो उन मोमेंट्स में आप क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को जोड़ सकते हैं। तो जब कोई गतिज ऊर्जा में होती है, आगे बढ़ती है कोई चीज़, तो उसके स्टेप्स ज़रूर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो बॉडी में मूवमेंट्स होंगे। तो ये ह्यूमन बींग के मूवमेंट से रिलेटेड हुई। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेज स्पेशली एज दे अफेक्ट बिहेवियर। अफेक्ट बिहेवियर मीन्स मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, आप उसका इमीडिएट रेस्पॉन्स देते हैं और वो आपके बिहेवियर में चेंज दर्शाती है। अगर आपको कोई बात बहुत अच्छी लगी तो आप मुस्कुराएंगे, अगर आपको बहुत बुरा लगा तो आपकी जो ब्रोज हैं वो रेज हो जाएंगी और जो आपका साउंड और वॉइस है वो थोड़ा हार्श हो जाएगा। तो इसकी स्टडी हम करते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी में। रिफ्लेक्सोलॉजी जिसकी स्पेलिंग है REFLEXOLOGY। ओलॉजी सफिक्स है और रिफ्लेक्स इसका प्रीफिक्स है। पॉइंट नंबर 2 में हम रिफ्लेक्सोलॉजी को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि अ मेथड ऑफ मसाज से रिलेट करती है, और ये मसाज जो कि रिलीव्स द टेंशन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ फिंगर प्रेशर स्पेशली टू द फीट। पैरों के मसल्स में जो मसाज किया जाता है, जिसमें हम फिंगर से प्रेशर दे करके मसल्स को रिलीव करते हैं, वो रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर आता है। एक्चुअल में ये उसकी रिजिडनेस को दूर करके उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिफ्लेक्सोलॉजी रिलेटेड है हमारे बिहेवियर में किसी बात के रेस्पॉन्स को लेकर। तो रेस्पॉन्स को आप रिफ्लेक्शन से जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए आपने आईने के ऊपर अगर कोई रोशनी डाली तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। किसी ने कोई बात कही तो उसका जो रिफ्लेक्शन है या उसका जो रेस्पॉन्स आप देंगे अपनी बात से, अपनी भाव भंगिमाओं से या अपने इमोशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने जेस्चर से, तो वो रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर आएगा। इसी तरह से जब आप अपने फिंगर प्रेशर को अपने जो फीट के मसल्स हैं उनको आप मसाज करते हैं तो वहाँ पर जो आपको रिलीफ मिलता है वह रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर आता है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 के अंदर हम देखते हैं द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीन्स ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन मोक्ष को कहते हैं और नेचर प्रकृति को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीन्स ऑफ साल्वेशन, यानी मोक्ष हमें कैसे मिले, उसकी नेचर क्या है। तो इसकी स्टडी हम करते हैं सोटेरियोलॉजी में। सोटेरियोलॉजी जिसकी स्पेलिंग है SOTERIOLOGY, सोटेरियोलॉजी। अब इस सोटेरियोलॉजी को हम साल्वेशन से कैसे जोड़ें। साल्वेशन क्या है? साल्वेशन एक मोक्ष है जिसमें आपको मृत्यु और जन्म के बार बार के रेपिटेशन से मुक्ति मिल जाती है। तो सोटेरियोलॉजी को हम साल्वेशन से कैसे जोड़ें? तो देखिए, साल्वेशन क्या है? मौत और ज़िंदगी से संबंधित है, मोक्ष का रास्ता है। तो सॉर्ट को आप मौत से याद जोड़ कर देखें, MOT, मौत। हिंदी का शब्द मौत
या मृत्यु, तो शॉर्ट मौत, तो साल्वेशन। इन शब्दों का इनके मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हमें इसे याद करना है और अपने माइंड में किसी बहाने से इसको सेव करना है, तो सोटेरियोलॉजी को मौत हिंदी शब्द से जोड़ लीजिए, जो कि साल्वेशन से रिलेटेड होगी। ये थियोलॉजी की एक ब्रांच है। एक्चुअल में ग्रीक में जो वर्ड है सोटेरियन, तो सोटेरियन का मतलब होता है डिलीवरेंस, और डिलीवरेंस का मतलब है मुक्ति, और मुक्ति अपने आप में साल्वेशन है। तो आपने देखा कि जो ग्रीक वर्ड है, जो इसका प्रीफिक्स बनता है सोटेरियन, तो सोटेरियन से सोटेरियो आया और उसके बाद ओलॉजी आपने जोड़ा, तो आपका पूरा वर्ड हो गया सोटेरियोलॉजी। तो सोटेरियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीन्स ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन मोक्ष है, मोक्ष मो और सो, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं शॉर्ट और मौत। तो इस तरह से आप इसे याद कर पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 में हम देखते हैं कि जो हमारी ये नई ब्रांच ऑफ साइंस है, जो कि जूलॉजी से रिलेटेड है, इसके अंदर हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस वह लिविंग बीइंग्स होते हैं, वह क्रीचर्स या वह एनिमल्स होते हैं जो पानी और धरती दोनों पर रहते हैं, और इनकी स्टडी हम करते हैं हर्पेटोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी की स्पेलिंग है HERPETOLOGY, जिसको आप हर्पेटोलॉजी नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स की, उनके फिजियोलॉजी की, उनके एनवायरनमेंट की और एम्फीबियंस की। अब आप कैसे याद रखेंगे कि रेप्टाइल और एम्फीबियंस कैसे रिलेटेड हों हर्पेटोलॉजी से? तो देखिए, जब आप रेप्टाइल की स्पेलिंग लिखते हैं तो रेप्टाइल की स्पेलिंग लिखने में आपको आता है REP और यहाँ पर REH, तो आपको ये स्पेलिंग उल्टी देखनी पड़ेगी, यानी रेप्टाइल, तो आप H हटा दीजिए, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, और यहाँ पर आपकी स्पेलिंग जो रेप्टाइल है वो HER के उल्टे REH से रिलेट कर लीजिए, तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें REH आया है, तो ये रेप्टाइल से रिलेटेड है, और रेप्टाइल से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स एम्फीबियंस भी इसी में आते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे कि हर्पेटोलॉजी जो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस है, वह आपकी HER वाले वर्ड की लॉजी से या ओलॉजी से रिलेटेड होगी। आइए थोड़ी सी इसकी अतिरिक्त जानकारी और ले लेते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में हर्पेटन जो होते हैं वह रेप्टाइल्स होते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में रेप्टाइल्स को हर्पेटन कहते हैं, जो कि हर्पाइन से रिलेटेड हैं, और हर्पाइन का मतलब होता है क्रीप, तो यानी क्रीपर्स, तो जो रेंगते हैं वो रेप्टाइल्स हैं। तो इस तरह से हर्पाइन से हर्प हमने प्रीफिक्स के रूप में ले लिया, जो कि रेप्टाइल और क्रीपर्स के सेंस में हमने यहाँ से वर्ड उठाया, और हमारी एक नई साइंस बन गई, नई ओलॉजी बन गई, नया शास्त्र बन गया हर्पेटोलॉजी, जो कि जूलॉजी का एक पार्ट है। इसके बाद हम एक नई ब्रांच ऑफ साइंस पर आते हैं, द स्टडी ऑफ फिश। हमने यहाँ पर ब्रैकेट में ES लिखा है। ऐसा करने का रीज़न यह है कि फ़िश जनरली प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती, लेकिन हम जब विभिन्न प्रजातियों की बात करते हैं, अलग अलग तरह की फ़िश की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम फिशेस बोल सकते हैं। तो द स्टडी ऑफ फिशेस जो कि जूलॉजी से रिलेटेड है, हम देखते हैं वह ब्रांच ऑफ साइंस कौन सी है, तो वह ब्रांच ऑफ साइंस है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या होता है? इक्थियोलॉजी वह साइंस है जिसमें आप मछलियों का स्टडी करते हैं, मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और गहराई से स्टडी करते हैं। तो अब इसे मछली से इक्थियोलॉजी को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अगर हम मछली की स्पेलिंग हिंदी में लिखने लगें तो CHH आपको लिखना पड़ेगा, मछली। अगर CH करते हैं तो च बनता है, और अगर CHH करते हैं तो छ बनता है। तो मछली बनाने में आपको यह CH जोड़ना पड़ेगा। तो CH से आपका मछली, आपको वर्ड याद आ जाएगा। तो
इक्थियोलॉजी जो कि जूलॉजी का एक पार्ट है, तो आप याद रखिए द स्टडी ऑफ फिश। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में हमारा एक न्यू स्टडी है, न्यू ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसको हम फर्न्स या कहें कि कांटों वाले पौधों की स्टडी करने में यूज़ करते हैं। और ये जो ओलॉजी है, ये जो शास्त्र है, ये बॉटनी से रिलेटेड है, ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है। और पेड़ पौधों में विशेष तौर से फर्न्स मीन्स कांटों वाले बिना फूल के पौधे। इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं टेरियोडोलॉजी। तो ये टेरियोडोलॉजी क्या है? अब आप कहेंगे ये तो लिखा कुछ और है और साउंड कुछ और है। तो जो टेरी है, इससे पहले पी लिखा है तो पटेरी है। एक्चुअल में टी से पहले पी साइलेंट रहता है, इसलिए हमने इसको ब्लैक कलर से दिखाया है। ये बोला नहीं जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका टेरिडोलॉजी। तो क्या हो गया? टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फर्न्स। जब आप ब्रिटिश फॉर्म में इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो टेराइडोलॉजी भी बोला जा सकता है। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग टेरिडोलॉजी आप बोल सकते हैं। एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में जो ये PTERIS जो देखने में पटेरिस लगता है, एक्चुअल में ये टेरिस है या टेराइस है। इसमें क्या होता है कि ये फर्न के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी से डिराइव्ड वर्ड है टेरिड, और इसी से तीसरा एक वर्ड है टेरन, जिसको हम विंग या फैदर भी कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस टेरिडोलॉजी के अंदर आप विंग्स की स्टडी भी करते हैं, क्योंकि जो कांटा निकलता है किसी भी फर्न से, वो उसका एक एडिशनल पार्ट है, जिस तरह से बर्ड के विंग्स। तो वैसे ही आप टेरिडोलॉजी में पंखों का स्टडी करते हैं जो कि विंग्स होते हैं, और फर्न का स्टडी करते हैं। अब इसमें जो टी है, तो पी के साथ टी एक्स्ट्रा है या टी के साथ पी एक्स्ट्रा है, कैसे भी आप जोड़ सकते हैं, बट एक्चुअली इसमें टी है। अगर आप फर्न याद रखें तो फर्न में कांटे होते हैं, तो कांटे में टी आता है। तो यहाँ पी और टी का कॉम्बिनेशन हमें स्पोकन में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो आप यहाँ टी याद रख लें कि टी कांटा, तो कांटे में फर्न, तो फर्न में कांटा। तो आपको याद हो जाएगा कि टेरिडोलॉजी फर्न से रिलेटेड है। इसके बाद दूसरी आप ये बात याद रख सकते हैं कि जिस तरह से फर्न में कांटा एक एडिशनल पार्ट है, वैसे ही बर्ड में पर। तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं, क्योंकि टी से पहले पी साइलेंट रहता है, तो थोड़ी देर के लिए पी के बाद टी को साइलेंट करके देख लीजिए, तो हो जाएगा पर, PER। तो पर का मतलब हो गया विंग। तो टेरिडोलॉजी दो बातों की स्टडी करने के लिए ब्रांच ऑफ साइंस है। पहला हुआ स्टडी ऑफ फर्न्स और दूसरा हुआ स्टडी ऑफ विंग्स। आइए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10 को। पॉइंट नंबर 10 में द स्टडी ऑफ डेथ हम करते हैं हमारे ब्रांच ऑफ साइंस थैनाटोलॉजी में। थैनाटोलॉजी, जिसे स्टूडेंट्स गलती से थानाटोलॉजी बोलते हैं, आप इसे बोलेंगे थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी द स्टडी ऑफ डेथ एंड डाइंग, स्पेशली इन देयर साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप डेथ की स्टडी करते हैं कि जिस परिवेश में, जिस माहौल में डेथ हुई, तो वहाँ पर सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या थीं। तो इस तरह से इस डेथ की स्टडी, ये मरते हुए समय की स्टडी जब आप करते हैं तो आप थैनाटोलॉजी के अंदर करते हैं। थैनाटोलॉजी को आप कैसे याद रखेंगे डेथ से? देखिए, इसके अंदर आया है THANA, थाना। तो थाना से लोग डरते हैं। जब कोई मार दिया जाता है तो लोग थाने में जाते हैं। तो मौत और थाना, यानी डेथ और थाना का आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि थैनाटोलॉजी, तो ये जो थैनाटोलॉजी है ये रिलेटेड टू डेथ है, यानी इसके अंदर हम डेथ की स्टडी करते हैं, स्पेशली सोशल ऑर्डर और साइकोलॉजिकल ऑर्डर को जोड़कर। अब ये तो थैनाटोस है ग्रीक लैंग्वेज में,
डेथ को कहा जाता है। तो इस तरह से थैनेटोलॉजी द स्टडी ऑफ डेथ इन शॉर्ट। इसके बाद हमारे पास एक नई ओलॉजी है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जो कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस की स्टडी में यूज़ की जाती है, जिसे हम कहते हैं एम्फीबोलॉजी। ये बिल्कुल वही है जो एम्फीबियन से रिलेटेड है। एम्फी का एक्चुअली मीनिंग है, एम्फी मीन्स डबल, दो तरफा, दो जगह, और एम्फीबोलॉजी ये एम्फीबियन से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है, चूँकि बियन जुड़ने से मीनिंग बदल जाता है। यहाँ बोलॉजी है, तो यहाँ हो जाएगा द स्टडी ऑफ एम्बिगुअस और अनक्लियर इक्विवोकल स्टेटमेंट। मीन्स कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं जिनका सेंस क्लियर नहीं होता, जिनके दो अर्थ निकलते हैं, जिन्हें दो अर्थीय बात कहते हैं। तो ऐसे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस जो कि एम्बिगुअस मीन्स जो समझने में दुरूहता रखते हैं, कई सारे मीनिंग रखते हैं, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि मीनिंग कुछ का कुछ निकलने लगता है। तो इस तरह के जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन हैं उनकी स्टडी एम्फीबोलॉजी में की जाती है। एम्फी को याद रख लीजिए दो, और बोलॉजी, तो बोलॉजी जो है इसको हमने अलग से तोड़ा है। एक्चुअली इसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है एम्फीबोलॉजी, लेकिन हमने बोलॉजी को हिंदी के बोलॉजी बताओ जी वाले बोलॉजी से जोड़ा। यानी जब आप बोलते हैं तो आपके एम्फी मीनिंग निकलते हैं, यानी दो, तो वो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस का रहता है वह एम्फीबोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस स्पेशली एम्बिगुअस और अनक्लियर इक्विवोकल स्टेटमेंट्स, तो उनको हम एम्फीबोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 12 है, और पॉइंट नंबर 12 है द स्टडी ऑफ डिसीज, डिसऑर्डर एंड केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी और इन्फेंट। जब नवजात बच्चा इस संसार में आता है तो उसके अंदर जो डिसऑर्डर और डिसीज़ हैं उनकी जो केयर है वो स्टडी की जाती है न्यूनेटोलॉजी। एक्चुअल में जो नियो है वो नए के लिए यूज़ होता है, ये मेडिसिन से रिलेटेड साइंस है, और ये जो नेटोलॉजी है ये नेटल, आपने हॉस्पिटल्स में पढ़ा होगा नेटल रूम, प्री नेटल रूम, यानी जो कि प्रसव या जन्म के बाद और पहले के लिए जो रूम्स वहाँ पर रखे जाते हैं उनमें उन रूम को प्रीनेटल रूम और नेटल से रिलेटेड वर्ड लगा करके बोला जाता है। तो न्यू नेटोलॉजी, तो न्यू का मतलब है नया, नेटोलॉजी मीन्स प्रसव से संबंधित, बच्चे के जन्म से संबंधित, और ओलॉजी शास्त्र। तो इस तरह से हमने जोड़ा कि ये डिसीज, डिसऑर्डर और केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थात ये साइंस की वह शाखा है जो नवजात शिशु से संबंधित किसी भी बीमारी या किसी भी केयर से रिलेटेड स्टडी के लिए है, न्यू नेटोलॉजी। अब न्यू नेटोलॉजी को एक तो नियो ही काफ़ी है नवजात बच्चे के लिए, और नहीं तो नवजात शिशु नियो से रिलेटेड है। आप इन दोनों को जोड़कर याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली आप हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार प्राप्त करते रहिए, और जितने भी ओलॉजी बेस्ड ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं हम आपको उनकी व्याख्या, उनके एक्सप्लेनेशन विद प्रोनाउंसिएशन आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इफ़ यू लाइक आवर लेक्चर्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। Thanks for being with us. Thanks for watching ORSC classes of English language. Thanks a lot.